बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे कि साल 1972 से इस्तेमाल किया जा रहा है आपका पैन कार्ड अब बदलाव की राह पर है, जब मोदी सरकार ने पैन कार्ड को बदलने के लिए मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही देश के करीब 78 करोड़ लोगों को अब अपना पैन कार्ड भी बदलना होगा। जी हाँ, अब आपका पैन कार्ड बदल जाएगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स पेयर्स के लिए चीजों को आसान बनाना है। सरकारी मंजूरी के बाद करदाताओं के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनका पैन नंबर भी बदल जाएगा और नया कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया होगी। आपको बता दूं कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पैन कार्ड का नया वर्जन सिर्फ नए फीचर्स से लैस होगा, जबकि आपके पैन का नंबर वही रहेगा। इस कार्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा जिसमें आपकी सभी जानकारी समाहित होगी। इसके इस्तेमाल से टैक्स भरना या फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना अथवा बैंक में खाता खुलवाना आसान हो जाएगा। दोस्तों जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना आपा खो चुके हैं। गरीबों का वोट लेकर के सिर्फ अपने परिवार को फायदा पहुंचाया। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जातिगत जनगणना और फिर आरक्षण के मुद्दे पर जबरदस्ती श्रेय लेने का प्रयास उनकी बौखलाहट और फिर खिसियाहट को दर्शाता है। यह नीतीश सरकार की उपलब्धियों पर आधारहीन दावा करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल तक सत्ता में रही आरजेडी ने कभी भी शोषित और वंचित वर्ग की समस्याओं को जानने की जहमत नहीं उठाई है। गरीबों का वोट लेकर के सिर्फ अपने परिवार को फायदा पहुंचाया है। बिहार की जनता ने जब राजद को 15 वर्षों तक शासन का मौका दिया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूछा है कि साल 1990 से 2005 तक तेजस्वी यादव के माता पिता को बिहार में जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से कौन रोक रहा था। बिहार की जनता ने जब राजद को 15 वर्षों तक शासन का मौका दिया तो उन्होंने कभी भी दलित, पिछड़े और फिर अति पिछड़े समाज के हितों की कभी भी चिंता नहीं की है। और आज वही लोग जातिगत जनगणना और फिर आरक्षण के विषय पर झूठा श्रेय लेने की कोशिश करने में लगे हैं। दोस्तों पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जब सरकार ने सुरक्षा नहीं दी तब उनके एक दोस्त ने विदेश से उनके लिए बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर 15 दिनों के भीतर मंगवाया और पप्पू यादव को भेंट किया। जी हाँ, पप्पू यादव अब बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर से चलेंगे। आपको बता दूं कि ये लैंड क्रूजर रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड तक भी सुरक्षा कर सकता है। यह बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गिफ्ट में मिलने से पप्पू यादव काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि किसी दोस्त ने मेरे लिए इसे विदेश से मंगवाया है, यह सुरक्षा की दृष्टि से मुझे गिफ्ट किया है। पप्पू यादव ने उस दोस्त का नाम प्रकाश बताया है और कहा कि प्रकाश जी ने मेरे लिए स्पेशली दूसरी कंट्री से 15 दिनों के भीतर इसे मंगवाया है। इस कार को गोली तो दूर की बात, न तो ग्रेनेड से उड़ा सकता है और न ही रॉकेट लॉन्चर से कोई मार सकता है। उन्होंने कहा है कि गाड़ी सुरक्षित है, हम है या नहीं इसका मुझे नहीं पता, जब तक गाड़ी में है सुरक्षित है। पप्पू यादव ने आगे कहा है कि सरकार को मेरी सुरक्षा से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो मतलब है ना, हमें तो परहेज लेना पड़ेगा ना, जब अपना कर्म तो अपना करना पड़ेगा ना। सरकार को फिक्र नहीं है लेकिन हमारे दोस्तों को हमारी फिक्र है। जब पूरे बिहार और फिर देश को मेरी फिक्र है। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार को छोड़ करके सबको हमारी फिक्र है। दोस्तों आजकल रसोई में खाना पकाने के लिए कई तरीके के तेल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, नारियल तेल, मूंगफली का तेल आदि। लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोग सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सरसों तेल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये न केवल खाना पकाने के लिए बल्कि पारंपरिक औषधीय गुणों के लिए भी लोकप्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और फिर यूरोपीय देशों में सरसों के तेल से खाना पकाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और फिर कनाडा में भी लोग सरसों तेल का यूज नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या सरसों तेल सुरक्षित नहीं है? आखिर किस तेल से अमेरिका और यूरोप के लोग खाना पकाते हैं? क्या उसे खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा तेल माना जाता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दूं कि सरसों का तेल अनेकों औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण होते हैं जो शरीर को टॉक्सिक से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। ये सूजन और फिर दर्द कम करने में भी प्रभावी है। या जोड़ों के दर्द के लिए सरसों तेल में कपूर मिलाकर के गर्म करके लगाने से राहत मिलती है। इसके अलावा ये तेल
तेल हेल्दी बालों और फिर त्वचा के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। जब डॉक्टरों द्वारा भी कई बार खाने में सरसों तेल के उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जब भारत में सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और फिर उपयोगी माना जाता है। यही कारण है कि देश के अधिकांश घरों में ये खाना पकाने में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अमेरिका और यूरोप देशों में सरसों के तेल से खाना पकाने पर बैन है। जी हाँ, इन देशों में सरसों के तेल से पैकेट पर यह साफ लिखा हुआ होता है कि इसे खाने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसका कारण तेल में मौजूद एरोसिक एसिड है, जिसे वहाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। इसके बावजूद भी भारत में इसका पारंपरिक और औषधीय महत्व इसे खास बनाता है। आपको बता दूं कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने सरसों के तेल को खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, यानी कि खाने वाले तेल के रूप में रोक लगा दी है। अमेरिका और यूरोप के लोग सरसों तेल नहीं खाते हैं, ये सिर्फ बाहरी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सर में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं, लेकिन खाते नहीं है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड होती है जिसे शरीर ठीक से मोटाबलाइज नहीं कर पाता है। जब विशेषज्ञों का मानना है कि एरोसिक एसिड मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये याददाश्त को कमजोर कर सकता है और शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है सरसों तेल से। यदि इसकी अधिक मात्रा लंबे समय तक शरीर में बनी रहे तो फिर इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, यहाँ तक कि अपंगता का खतरा भी हो सकता है। जी हाँ, अमेरिका में सरसों तेल के सभी डब्बों पर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा होता है, यानी कि बाहरी इस्तेमाल के लिखा होता है, जिसका मतलब है कि इसे केवल बाहरी उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, खाने के लिए नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वहाँ पर लोग खाना किस तेल से पकाते हैं। तो अमेरिका और यूरोप के अधिकतर देशों में खाना पकाने के लिए सोयाबीन तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, सोयाबीन तेल को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये तत्व कोलेजन को बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर और फिर त्वचा में लचीलापन आता है और फिर झुर्रियां कम होती है। इसके अलावा सोयाबीन तेल मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है और फिर इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जो कि त्वचा और फिर बालों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अमेरिका और फिर यूरोप में सोयाबीन तेल खाना पकाने के लिए प्राथमिक पसंद बना हुआ है। यानी कि यूरोप और अमेरिका के लोग सरसों तेल नहीं खाते हैं, बल्कि सोयाबीन का तेल खाते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार समावेशी विकास और फिर सभी समुदाय को समान अवसर देने और फिर साथ लेकर के चलने की बात करने वाले देश के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं। हालांकि हालात अब कुछ बदली सी दिख रही है, जब उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुस्लिम मतों को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में ललन सिंह ने ये कहकर के बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया कि नीतीश सरकार ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम मतदाता जदयू को वोट नहीं देते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि ललन सिंह के बयान पर इतना सियासी बवाल मचने के बाद भी नीतीश कुमार ने इस पर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। नीतीश कुमार ने इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। जहाँ ललन सिंह का हालिया बयान इस मुद्दे पर एक बड़ा विवाद पैदा कर गया है। ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया है। उनका ये बयान यह स्पष्ट करता है कि जेडीयू को अब ये भ्रम नहीं रह गया है कि मुस्लिम मतदाता उनकी पार्टी को समर्थन देते हैं। जब उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के समय क्या हालात थे, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब ये देखिए कि नीतीश कुमार ने मदरसों से लेकर के उर्दू शिक्षकों तक के लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज वोट नहीं देते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल तीसरा दिन था। सत्र की शुरुआत से पहले राजद विधायक आंख पर पट्टी बांध करके विधानसभा पहुंचे। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है। वह अपने साथ कई पोस्टर लेकर भी पहुंचे। इस दौरान नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद के विधायक हाथ में पोस्टर लेकर के और आंखों पर काली पट्टी बांध करके सदन पहुंचे। इसके बाद कहा कि मैं नीतीश कुमार हूं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाथों में जो पोस्टर था उसमें लिखा भी था कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, हर दिन हो रहे हत्या, लूट और लड़कियों के साथ गलत काम होता है और नीतीश कुमार है। आपको बता दूं कि शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सरकार को जबरदस्त घेरा। वहीं पर कल प्रश्नकाल में सदस्यों की ओर से कई विभागों के प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, भारत के अंदर बेरोजगारी की बात सबसे अधिक होती है। देश की आबादी वर्तमान में 142 करोड़ के लगभग है, जबकि बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इसी कड़ी में कल एक दैनिक अखबार में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके जरिए 14 राज्यों का बेरोजगारी दर जारी किया गया। दरअसल देश के अंदर जब भी भर्ती निकली है तो फिर एक एक पद के लिए हजारों आवेदन आते हैं।
क्लर्क, चपरासी और फिर सफाई कर्मी जैसे नौकरियों के लिए MA PhD वाले भी कतार में खड़े नजर आते हैं। मगर सरकारी पैमाना कुछ ऐसा है कि उसके मुताबिक कामकाजी आबादी में हर 100 में से सिर्फ 3 लोग बेरोजगार हैं। जब बताया जाता है कि केरल में बेरोजगारी दर 7.2% है, जबकि यहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है। जब इसके बाद पंजाब का नंबर आता है, जब यहाँ पर पंजाब में 5.5% है। फिर राजस्थान का नंबर आता है, यहाँ पर बेरोजगारी दर 4.2% है। इसके अलावा तमिलनाडु में बेरोजगारी दर 3.5% है। वहीं पर हरियाणा में 3.4%, महाराष्ट्र में 3.3%, यूपी में 3.1%, कर्नाटक में 2.7%, छत्तीसगढ़ में 2.5%, पश्चिम बंगाल में 2.5%, झारखंड में 1.3%, गुजरात में 1.1% और मध्य प्रदेश में 1% है। आपको बता दूं कि आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर 3% बताया गया है, जबकि बिहार के अंदर कामकाजी लोगों की संख्या 51.6% बताया गया है। जबकि यदि किसी बहाली का फॉर्म जारी किया जाता है तो फिर उसके लिए अप्लाई करने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या बिहार के लोगों की ही रहती है। हालांकि सरकार ये दावा करते हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दी है, अब आंकड़े इसकी हकीकत बता रहे हैं। दोस्तों, बिहार में इन दिनों स्मार्ट मीटर का मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता इसे मुद्दा बना करके सड़क से सदन तक सरकार से सवाल कर रहे हैं। इस बीच अब बिहार सरकार और ऊर्जा विभाग की तरफ से इसको लेकर के साफ तरीके से जवाब दे दिया गया है। ऊर्जा विभाग और मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में कहा कि स्मार्ट मीटर चंगा है और सरकार मुफ्त में बिजली नहीं देने वाली है। मंगलवार को विधान परिषद की पहली पाली में राजद के कुमार नागेंद्र ने BPL परिवारों को स्मार्ट मीटर से मुक्त रखने और फिर प्रतिमा 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने से संबंधित प्रश्न किया है। इस दौरान उनका तर्क था कि उपयुक्त वोल्टेज नहीं होने पर स्मार्ट मीटर की रीडिंग सही नहीं होती है। इसका उन्होंने तकनीकी आधार पर बताया है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने ऐसी किसी भी विज्ञापन को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर बिजली के उपयोग के आधार पर चलता है। सरकार महंगी दर से बिजली खरीद करके सस्ती दर से उपभोक्ताओं को दे रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति से समझा जा सकता है कि निःशुल्क बिजली देने का खामियाजा क्या हो सकता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 52 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यह शिकायत बड़ी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। हाल फिलहाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा आयोजित सेमिनार में पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार 7.42% यूनिट दर पर बिजली खरीद रही है और 5.42% प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रही है। इधर BPL परिवारों को बिजली 1.97% यूनिट की दर से दी जा रही है। इसके साथ ही 2024-25 में 15,343 करोड़ रुपए की दर से बिजली अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही BPL परिवारों को पहले से ही 50 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है। बिहार में BPL श्रेणी के कुल लगभग 59 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से 10 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ पर स्मार्ट मीटर है। उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित टैरिफ में अधिकांश हिस्से पर अनुदान दिया जा रहा है। यह दर 1.97 प्रति यूनिट है। अब बिहार के कारोबारियों को अब GST नहीं देना होगा। आपको बता दूं कि बिहार के कारोबारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर सामने आई है। अब उन्हें 3 वर्षों के लिए GST में ब्याज और जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा ने बिहार मॉल और सेवा कर विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी है। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में विधेयक पेश किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस माफी योजना का लाभ GST के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए GST अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं। लेकिन कारोबारियों को ब्याज और फिर जुर्माने के लिए माफी के लिए आवेदन करना होगा। आपको बता दूं कि GST परिषद ने कारोबारियों के हितों को देखते हुए 3 साल की अवधि के लिए ब्याज और फिर जुर्माने से राहत देने की सिफारिश की थी। जबकि बिहार में GST ब्याज एवं पेनल्टी माफी योजना अध्यादेश के जरिए 1 नवंबर 2024 से लागू है। अब इस कानून को विधि सम्मत बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा। इसके बाद लाभ लेने के लिए कारोबारियों को GST SPL 1 या फिर फॉर्म GST SPL में 2 में GST पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार नौकरी देने के अपने वादे को लगातार अंजाम देते हुए दिख रही है। सरकार ने बेरोजगारों को आज एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल बात यह है कि सरकार ने 17,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है, ऐलान किया है। इसके अलावा करीब 8,000 और नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को विधान परिषद में इन नियुक्तियों का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से अधिक पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली करने वाले संबंधित आयोगों को अधियाचना भेज दी है।
बिहार के कई जिलों से लेकर के उत्तर प्रदेश तक फैले बेतिया राज के साम्राज्य पर अब बिहार सरकार के अधीन आ गया है। एक दौर में बिहार के सबसे बड़े राजघरानों में शामिल बेतिया राज की बिहार और यूपी में फैली बेशुमार और बेशकीमती जमीन को सरकार के कब्जे में लेने का विधेयक बिहार विधानमंडल में पास हो गया है। खास बात यह है कि बेतिया राज की करीब 15,000 एकड़ जमीन पर लाखों लोगों का कब्जा है। इतनी जमीन को लोगों के कब्जे से मुक्त कराने का जिम्मा बिहार राजस्व परिषद को मिलेगा, जहां राजस्व परिषद के अध्यक्ष बहुचर्चित IAS अधिकारी के पाठक है, यानी कि के पाठक का डंडा फिर चलेगा। जब मंगलवार को सरकार की तरफ से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विधानमंडल में विधेयक पेश किया है, जिसमें बेतिया राज की संपत्तियों को सरकार में निहित करने का प्रावधान है। इस विधेयक को विधानसभा से और फिर विधान परिषद से पास करा लिया गया है। इसके साथ ही बेतिया राज की सारी संपत्ति अब बिहार सरकार की हो जाएगी। जब बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि बेतिया राज की 15,000 एकड़ से अधिक जमीन और अन्य संपत्ति अब राज्य सरकार अपने कब्जे में लेने जा रही है। बेतिया राज की जमीन बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी है। जब बिहार में बेतिया राज की 15,213 एकड़ जमीन है तो यूपी में 143 एकड़ जमीन है। बिहार में बेतिया राज की ज्यादातर जमीन पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा सारण, सिवान, गोपालगंज और पटना में भी बेतिया राज की जमीन है। पूरे जमीन की कीमत 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। आपको बता दूं कि विधानसभा में जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया था। फिर भी सिकटा से CPI ML के विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि ये काला कानून है और फिर इसे 1885 के बाद से बसे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। वैसे मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि कानून नोटिफाई होने के बाद सरकार जमीन की लिस्ट जारी करेगी और फिर प्रभावित होने वाले लोगों से आपत्तियों लेकर के उनका निराकरण भी करेगी। बेतिया राज की कहानी के बारे में अगर बात किया जाए तो हरेंद्र किशोर सिंह बेतिया राज के आखिरी राजा थे, जिनका निधन 1893 में हुआ था। जब उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे अपने पीछे 2 पत्नियों को छोड़ गए थे। जब 1896 में उनकी पहली पत्नी महारानी शिवरतन कुंवर का निधन हो गया था, जबकि दूसरी पत्नी जानकी कुंवर 1954 में गुजर गई। जब अंग्रेजों ने महारानी जानकी कुंवर को 1857 में राजपाट संभालने के अयोग्य घोषित कर दिया था और बेतिया राज की संपत्तियों को कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1889 के तहत डाल दिया था। चूंकि बेतिया राज की प्रॉपर्टी को अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत डाल दिया था, लिहाजा आजादी के बाद बेतिया राज की भी सारी जमीन बिहार सरकार के राजस्व परिषद के अधीन आ गया था। बिहार सरकार ने कुछ महीने पहले बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर करक IAS अफसर के पाठक की तैनाती की। राजस्व परिषद में अपनी तैनाती के बाद के पाठक बेतिया राज की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मुहिम चला रहे हैं। दोस्तों, BPSC परीक्षा 69वीं संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 361 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनमें 17 DSP, 1 जिला कमांडेंट, 4 जेल सुपरिटेंडेंट, 4 स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, 4 सब इलेक्शन ऑफिसर, 5 एक्साइज सुपरिटेंडेंट, 2 शुगर केन ऑफिसर, 2 बिहार शिक्षा सेवा, 7 सहकारिता असिस्टेंट रजिस्टर, 6 डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, 63 लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, 33 सप्लाई इंस्पेक्टर, 28 प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, 168 राजस्व पदाधिकारी और फिर 18 प्रखंड SC ST वेलफेयर ऑफिसर शामिल है। आपको बता दूं कि BPSC की ओर से घोषित रिजल्ट में टॉप 10 में सिर्फ 1 महिला शामिल है, जहाँ टॉप 10 में 9 पुरुष है। क्या चिराग पासवान NDA में नहीं है? ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि NDA में शामिल आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का है। आपको बता दो कि पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के बेटे और शिवहर विधायक चेतन आनंद ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चेतन आनंद ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव को जोड़ते हुए चिराग पासवान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट शेयर करके चिराग पासवान को NDA होने अथवा नहीं होने को लेकर के स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। वहीं चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनका जमसुराज और प्रशांत किशोर से भी कनेक्शन बताया है। दरअसल चेतन आनंद सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट शेयर करके लिखा है कि सच में अब वह समय आ गया है कि चिराग पासवान को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो NDA में है भी या नहीं। मांझी जी, खाली NDA का सिर्फ 1 सीट थी इमामगंज, जहां पर NDA की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा फंसी थी, जहां दीपा मांझी के सामने कोई जितेंद्र पासवान खड़े थे और फिर वह 37,000 वोट लेकर आते हैं। ये बताता है कि ये तो आप समझ लीजिए नहीं गए, आप वहां पर वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते थे,
या फिर आप जीतन राम मांझी जी को उनके घर में उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे, या फिर जनसुराज से अंदर खाने कोई आपकी डील थी। चेतन आनंद ने पोस्ट में लिखा है कि गत संसदीय चुनाव में आप तीन बार शिवभर का कार्यक्रम लगा करके हेलीपैड बनवा करके नहीं आते हैं, ऐसा करके आप क्या संदेश दे रहे थे? क्या हाजीपुर में राजपूतों ने आपको वोट नहीं किया? आप बार बार बुलाने पर भी इमामगंज नहीं आते हैं, क्यों? क्या दीपा मांझी दलित नहीं है, या भविष्य में आपको वोट नहीं चाहिए, मांझी का वोट नहीं चाहिए? मेरी सलाह है कि सच का सामना कीजिए। दोस्तों, लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। जब इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को 30 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट का इंतजार है। यह सीबीआई ने अन्य आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से 15 दिन और मांगे थे। जहाँ वहीं पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी सीबीआई पहले ही दाखिल कर चुकी है। सीबीआई की ओर से दी गई फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दी है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए नियमों को ताक पर रख करके ग्रुप डी में लोगों को उनकी जमीन अपने नाम पर लिखवा करके नौकरी दी थी। इस प्रकरण की जाँच में सीबीआई और फिर ईडी जुटी है। इससे पहले इसी मामले में 18 सितंबर को ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और फिर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और फिर उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। आपको बता दूं कि अदालत ने अधिकारियों से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 32 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय लेने को कहा था। इसी साल 7 जून को सीबीआई ने लालू और फिर 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोपियों में 38 उम्मीदवार भी है। 4 अक्टूबर 2023 को अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और फिर अन्य को 4 नए आरोप पत्र के संबंध में जमानत भी दी थी। दूसरे आरोप पत्र में 17 आरोपित शामिल हैं, जिनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पश्चिमी मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक, 2 मुख्य कार्मिक अधिकारी और अन्य शामिल है। दोस्तों, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। इसके बाद भोपाल में आयोजित हो रहे तबलीगी इज्तिमा में हिंदू दुकानदारों की 300 दुकानें लगवाई जा रही है। इसी के साथ तबलीगी इज्तिमा कमेटी ने कहा कि हम धर्म देख करके दुकान लगाने की अनुमति नहीं देते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि मेरे आंगन में तुम्हारा स्वागत है। यह कमेटी के इस बयान के बाद एक नया सियासी तूफान शुरू हो गया है। तमाम हिंदू संगठनों और फिर बीजेपी के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तबलीगी इज्तिमा कमेटी के इस बयान पर पहली प्रतिक्रिया बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि बिना मतलब की पॉलिटिक्स हो रही है। ये मेला है और मेले में कोई भी दुकान लगा सकता है। या वैसे भी हिंदुस्तान में हिंदुओं को कहीं भी दुकान लगाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी मेले की तुलना महाकुंभ से नहीं हो सकती है। कुंभ का अलग ही धार्मिक और फिर सांस्कृतिक महत्व है। इसी प्रकार सांस्कृतिक बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रेश्वर तिवारी ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद ये लोग हिंदू दुकानदारों को दुकान लगाने की अनुमति दे रहे हैं। इससे पहले यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उधर कांग्रेस के नेता अब्बास हाफिज ने कहा कि बीजेपी हमेशा समाज को बांटने का काम करती है। हिंदू हमेशा से दुकान लगाते आ रहे हैं। अयोध्या में भी 80% फूलों की दुकान मुस्लिमों की है। इसको लेकर के आज तक कोई भी विवाद नहीं हुआ है। इसी प्रकार तबलीगी इज्तिमा कमेटी के उमर हाफिज ने बयान दिया है कि वे किसी के धर्म को देख करके दुकान आवंटित नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ दुकान लगाने के लिए एक ही शर्त है कि सामान का मूल्य कमेटी और तय करेगी और फिर उसी पर बेचना होता है। उन्होंने कहा है कि वे तो बिना शर्त देखे सभी को कहते हैं कि मेरे आंगन में तुम्हारा स्वागत है। दोस्तों, तेजस्वी यादव दिसंबर में बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। जहां आपको बता दें कि उपचुनाव में 4 सीटों पर करारी हार के बाद अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अभी से ही पूरी तैयारी से एक्टिव होने का समय आ गया है, ताकि हम लोग बेहतर कर सके। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा है। जैसे ही ये सत्र खत्म होता है वैसे ही वह बिहार यात्रा पर वापस से निकलेंगे। दरअसल सोमवार को विधायक दल की बैठक में उन्होंने पार्टी के
विधायक को टास्क दिया है। या तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से कहा है कि शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद दिसंबर माह में फिर से यात्रा पर निकलेंगे। अधूरी पड़ी कार्यकर्ता आभार यात्रा को पूरा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विधायकों से कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए और फिर लोगों से मिलिए, अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के साथ जोड़िए। वहीं पर आप लोग क्षेत्र में इस तरह से काम कीजिए कि फिर से सदन में आ सके। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत कीजिए। सूत्रों की माने तो उपचुनाव में मिली करारी हार पर मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि यात्रा का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, या इसकी जानकारी आगे दी जाएगी। तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है कि वे अपनी कोई भी यात्रा पूरी नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। शायद यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ता संवाद यात्रा को पूरा करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले आभार यात्रा को लेकर के आरजेडी की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं को सेल्फी लेने की मनाही थी, जहां मीडिया की एंट्री पर भी बैन था। तेजस्वी बंद कमरे में पार्टी के कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं से मिलकर के फीडबैक ले रहे थे। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव 28 नवंबर को शीतकालीन सत्र में मौजूद नहीं रहेंगे, जहां हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में रांची जाएंगे। बिहार विधानसभा में वक्फ बिल को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दूं कि किशनगंज के विधायकों ने भी वक्फ बिल को लेकर के बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा मचाया है। आपको बता दूं कि किशनगंज के विधायक इजारुल हुसैन ने भी विधानसभा में वक्फ बिल के मुखालिफत की है और इसको लेकर के कड़ी आवाज बुलंद की है। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जबरदस्त फॉर्म में है और बीजेपी अब वक्फ बिल को लेकर के आने वाले दिनों में तेजी से आगे बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की है। इसके बाद अब इस मामले में कांग्रेस के विधायक इजहारुल हुसैन ने आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा पेटिकों में जबरदस्त हंगामा किया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बिहार विधानसभा पेटिकों में विपक्ष का प्रदर्शन हुआ और फिर इस दौरान राजद, कांग्रेस और फिर लेफ्ट के विधायक एक साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की तरफ से लाए जाने वाले बिल का विरोध किया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने विधानसभा में इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की है। इस मौके पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन समेत कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा है कि नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्तियों का खूब इस्तेमाल किया है। वक्फ की संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी इमारतें बनवाई गई, लेकिन अब नीतीश सरकार चुप है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अब नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। जबकि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए हमने विधानसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस बिल के खिलाफ विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित हो। नीतीश कुमार से उम्मीद है कि वे अपने सेक्युलर इमेज बनाएंगे। नीतीश कुमार को स्पष्ट करना होगा कि वे इस बिल के समर्थन में है या फिर खिलाफ है। दोस्तों 1 दिसंबर को अंजुमन इस्लामिया में जदयू का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। आपको बता दूं कि जदयू की तरफ से इसको लेकर के तैयारियों में जुट गए हैं और इस सम्मेलन में बिहार के बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री शामिल होने वाले हैं। जहां आपको बता दूं कि इसकी जिम्मेदारी खुद किशनगंज जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने उठा ली है। जहां आपको बता दूं कि किशनगंज जदयू की तरफ से ये कल बैठक बुलाई गई और इस बैठक में यह तय हुआ है कि इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है और जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको पूरी करनी है। जदयू कार्यालय में जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम की अध्यक्षता में कल एक कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर के बैठक हुई। इस बैठक में 1 दिसंबर को मदरसा अंजुमन इस्लामिया किशनगंज में 10:30 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद आलोक कुमार सुमन, सांसद दिलेश्वर कामत, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व मंत्री नौशाद आलम, पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा शामिल होंगे। कार्यक्रम में बूथ स्तर, पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय एवं प्रदेश स्तर के लगभग 5000 पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी को आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी को तैयार करना है। जब बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के तैयारियों की समीक्षा की और फिर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ता सभी मुख्य अतिथियों के साथ एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। जदयू जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि किशनगंज जिले का जदयू जिला कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। यह कार्यक्रम को लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बैठक के मुख्य अतिथि ने पार्टी पदाधिकारियों से बारी बारी से बात करके तैयारियों का जायजा लिया है।
दोस्तों किशनगंज की बेटी ने कमाल कर दिया है। आपको बता दूं कि किशनगंज बहादुरगंज की बेटी शाहिना बेगम ने किशनगंज बहादुरगंज का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में शाहिना बेगम ने सफलता पाकर के पूरे जिले का नाम रोशन किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि किशनगंज की बेटी शाहिना बेगम मूल रूप से किशनगंज जिला के बहादुरगंज शहर की ही रहने वाली है। पेशे से शिक्षिका शाहिना बेगम कड़ी मेहनत से इस सफलता को हासिल की है। तो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दरअसल बात यह है कि बीपीएससी परीक्षा में शाहिना बेगम ने कमाल कर दिया है। शाहिना बेगम बीपीएससी परीक्षा में 119वां रैंक लाकर के आरओ ऑफिसर बनी है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर बनी है। शाहिना बेगम मूल रूप से किशनगंज जिला के बहादुरगंज की रहने वाली है। वो पेशे से शिक्षिका है। जी हाँ, आपको बता दूं कि शाहिना बेगम घर परिवार भी संभालती है, क्योंकि शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद भी, बच्चे रहने के बावजूद भी, वो भी टीचर होने के बावजूद भी बीपीएससी परीक्षा पास करना कोई मामूली बात नहीं है। ये बड़ी ही कमाल की बात है और शाहिना बेगम ने ये करके दिखाया है और ये साबित कर दिया है कि इंसान अगर जिस चीज को चाह ले तो उसको वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस लगन होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए और साथ ही साथ फोकस होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप उस फील्ड को छोड़ करके अन्य फील्ड में जाना चाहे तो बिल्कुल आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और ये शाहिना बेगम ने करके दिखाया है। आपको बता दूं कि शाहिना बेगम की सफलता को लेकर के किशनगंज के लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। जहां इसी बीच किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के अध्यक्ष वसीकुर रहमान ने उनके घर पहुंच करके शुभकामनाएं दी है, गुलदस्ता और फिर शॉल उड़ा करके उन्हें सम्मानित किया है। साथ ही साथ वसीकुर रहमान के साथ एजाज अनवर राही, अरसलान हुसैनी, राकेश कुमार सिन्हा, अबूजर हुसैनी साथ रहे और सभी ने मिलकर के उन्हें बधाई दी है। आपको बता दूं कि 69वीं बीपीएससी परीक्षा में किशनगंज की शाहिना बेगम ने यह कमाल कर दिखाया है। हालांकि इनका ये दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले भी एक बार परीक्षा दे चुकी है, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जम करके मेहनत करती रही और आज उन्हें सफलता हाथ लगी है। शाहिना बेगम 119वां रैंक लाकर के ये सफलता हासिल की है। जहां आपको बता दूं कि शाहिना बेगम के पिता शरफुद्दीन साहब और उनके परिवार में खुशी की लहर है और चारों तरफ मिठाइयां बट रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि शाहिना बेगम की सफलता से लोगों को सीख लेनी चाहिए और बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। क्योंकि शाहिना बेगम एक तो शादीशुदा है, ऊपर से उनकी बच्ची भी है, साथ ही साथ वे सरकारी टीचर भी हैं, यानी कि स्कूल टाइम में स्कूलिंग करती थी, उसके बाद बच्चे को और घर को संभालती थी और फ्री टाइम में वे बीपीएससी की परीक्षा में लग जाती थी और आज उन्हें यह सफलता हाथ लगी है कि वे आज आरओ ऑफिसर बन करके पूरे जिले का नाम रोशन किया। बिहार के पूर्णिया जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जो लड़कियों को पहले तो प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उनसे गलत काम करवाता था। मिल रही जानकारी के अनुसार ये रैकेट लड़कियों को मिस कॉल देकर के उनसे बातचीत की शुरुआत करता था और किशनगंज की भी एक लड़की इसमें फंसी है, इस जाल में फंसी है। जब किशनगंज की एक लड़की को मिस कॉल देकर के उनसे प्यार भरी बातें करके फंसाता है, फिर उनको ले जाकर के गलत धंधे में ले जाकर के डाल दिया जाता है। आपको बता दूं कि पूरा मामला किशनगंज और पूर्णिया से जुड़ा हुआ है। बिहार के पूर्णिया जिले में एक रैकेट का खुलासा हुआ है जहां पर लड़कियों को पहले तो प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उनसे गलत काम करवाता था। मिल रही जानकारी के अनुसार ये रैकेट लड़कियों को मिस कॉल देकर के उनसे बातचीत की शुरुआत करता था, उसके बाद दोस्ती और प्यार का नाटक करके लड़कियों से शारीरिक संबंध बना लेता था। वहीं पर उसके बाद ये गैंग लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेल देता था। दरअसल पूर्णिया में लड़कियों को प्यार का झांसा देकर के देह व्यापार के धंधे में ढकेलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जब पुलिस ने सदर थाना के गुलाब बाग रेड लाइट एरिया से 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एएसपी आलोक रंजन ने कहा है कि किशनगंज की एक पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की थी कि प्रेमी नीरज पासवान ने फोन करके पहले उन्हें प्रेम जाल में फंसाया, फिर अपने घर ले जाकर उसके साथ यौन शोषण किया, यानी कि गलत काम किया। वह देह व्यापार के धंधे में उसे ढकेल दिया गया, जहां पर नीरज, उसकी मां और फिर भाई जबरन इसे धंधा करवाते थे। जब पुलिस के अनुसार महिला को उनके साथ और फिर उनके जैसी कई लड़कियों के साथ ग्राहक को बुला करके देह व्यापार कराया जाता था। इस सूचना के मिलते ही सदर एसडीपीओ पंकज शर्मा के नेतृत्व में महिला थाना की पुलिस ने सदर थाना के गुलाब बाग 0 माइल रेड लाइट एरिया से छापा मार करके आरोपी नीरज पासवान, उनकी मां समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये रैकेट बिहार के साथ साथ अन्य राज्य की लड़कियों को टारगेट करके उनको प्रेम जाल में फंसाता था और ये काम करवाया जाता था। वहीं पर पूर्णिया पुलिस के अनुसार मौके से 3 अन्य लड़कियों को भी मुक्त कराया गया है, जिसमें एक बनारस की तो दूसरी जमुई की लड़की थी। फिलहाल सभी पीड़िता को 164 का बयान कराया गया है। एएसपी ने कहा कि फिलहाल अनुसंधान जारी है। वहीं पर पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई है कि इनका रैकेट इस धंधे में शामिल लड़कियों का इस्तेमाल करके दूसरी लड़कियों को भी झांसे में लेकर के उनसे गलत काम करवाता था।
दोस्तों आजकल के लड़का लड़कियों में शादी नहीं करने को लेकर के रुचि बढ़ रही है, यानी कि आजकल के लड़का लड़कियां शादी और बच्चे के झमेले में नहीं पड़ना चाहती है। एक रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि बिहार में लड़की और लड़कियां पहले के मुकाबले अभी शादी नहीं करने को लेकर के उनकी रुचि बढ़ी है। यानी कि पहले जहां पर कुछ प्रतिशत लोग शादी नहीं करना चाहते थे, वहीं पर अब उनकी संख्या बढ़ गई है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में रुचि बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, वैसे वैसे वे परिवार के बंधन में नहीं बनना चाहती है, यानी कि ना शादी ना बच्चे। ये रिपोर्ट बिहार को लेकर के आई है। आपको बता दूं कि विवाह को परिवार का स्तंभ माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्तंभ दरकने लगा है। पहले संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदले, फिर महिलाओं और पुरुषों ने अकेले ही बच्चे की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर लिया, और अब तो बहुत सारे युवा शादी और बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्हें शादी अब 7 जन्मों का पवित्र बंधन नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा जैसी लगने लगी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अविवाहित युवाओं का अनुपात बढ़ रहा है। साल 2011 में अविवाहित युवाओं की संख्या 17.2% थी, जो कि 2019 में 23% पहुंच गई। वही 2011 में 20.8% पुरुष ऐसे थे जो शादी नहीं करना चाहते थे, परंतु 2019 में ऐसे पुरुषों की संख्या 26.1% हो गई है। जब महिला आबादी के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। जब कभी शादी न करने की सोच रखने वाले महिलाएं 2011 में 13.5% थी, जो अब 2019 तक आते आते 19.9% हो गई है। जहाँ एक तरह से देश के 1/4 से ज्यादा युवा लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वालों को युवा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। सरकार की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार शादी न करने वाले युवाओं की सबसे अधिक संख्या जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में दर्ज की गई है। वहीं पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या सबसे कम है जिन्होंने शादी नहीं की है। ऐसे में भारत जैसे